नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2000 पात्रता परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 23 और 24 जुलाई को आपका पेपर है। उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 23 लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देखने को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको याद होगा कि शिक्षण विधियों के भी पूरे 100 से टेस्ट आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए करवा रहा हूँ, हिंदी के पूरे 100 टेस्ट करवाऊँ और राजस्थान जीके के 100 तो कला से और 100 टेस्ट ये इस यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क मिलने वाली है। अभी राजस्थान जीके की क्लासों में थोड़ा विलंब हो रहा है क्योंकि मैंने रीज़न बता रखा है कि अभी बीएड वगैरह के जो पेपर है तो ये पूरे हो जाए, उसके बाद आपको रेगुलरली राजस्थान जीके की क्लासें मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्नों को समझ करके उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब बोल करके, तो साथियों यहाँ पर लेखन किया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। यहाँ भी चित्र निर्माण किया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। और यहाँ पर भी वाक्य रचना, वाक्य की रचना कैसे करेंगे हम? लिखकर, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन प्रश्नोत्तर में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर बालक उसका उत्तर देंगे बोल करके। तो निश्चित रूप से प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा आप मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित कर सकते हो छात्रों को। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगा। सभी को पता होगा कि राजस्थान में 2023 के एंड में चुनाव है, तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सेकंड ग्रेड की तो विज्ञापन भी आ चुका है, रीट का विज्ञापन आ चुका है। इसके बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती भी होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड का भी बहुत जल्दी विज्ञापन आ रहा है। तो एक सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट जाने से पहले ये सारी चीज़ें करके जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि निश्चित रूप से उनका जो वोट बैंक है वो इस चीज़ से प्रभावित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा जो पद है सरकारी जॉब के लिए, साथियों सरकारी सेवा के लिए आपको ये चीज़ें जो मिल रही है ये आने वाले 4 सालों तक नहीं मिलने वाली है। इसलिए कम से कम 1 साल आप लगातार तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो या फिर थर्ड ग्रेड की करो। तो अब आपके ऊपर ये डिसीजन है कि भाई आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि आप 8-10 महीने या 12 महीने के लगभग निश्चित रूप से तैयारी करिए, लगातार तैयारी करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आने वाले 3-4 सालों तक ऐसी वैकेंसियां फिर नहीं आने वाली है वापस। तो समय के महत्व को समझिए। एक जो लास्ट टाइम होता है वोटिंग का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है साथियों भर्तियों के लिए, और वही टाइम अब चल रहा है। तो आप तैयारी करिए, लगातार तैयारी करिए। और जो पहले होता था कि 3-3 साल तक पेपर नहीं हुआ, अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का लास्ट टाइम चल रहा है इस काल का, इस सेशन का। तो आगे आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं कर सकती है। तो आप तैयारी जरूर करिएगा साथियों। चलिए हम तो आगे बढ़ देंगे प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। यहाँ पर शिक्षक, एक अध्यापक कथावाचक, जैसे कथावाचक होता है ना, आपने कई जगह कथावाचक सुने होंगे, जैसे कोई भी मान लो संत महात्मा वगैरह है, ये किसी किसी स्थान पर आपने इनको बिल्कुल निश्चित रूप से कथावाचक के रूप में आपने सुना होगा। कथा वगैरह बोलते हैं, ये लोग इनके सामने बैठे रहते हैं, ये अपने ज्ञान का जो स्रोत है, अपना ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार शिक्षक भी जो व्यास प्रणाली है, जिसको भाष्य प्रणाली भी कहा जाता है साथियों, इसमें कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसे हम कहते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और समवेत वाचन। देखो यहाँ पर अध्यापक पढ़ रहा है, बिल्कुल शुद्ध पढ़ रहा है, छात्र उस चीज को सुन रहे हैं, तो फिर मौन वाचन तो ये नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ रहा है, छात्र सुन रहे हैं। समवेत वाचन मतलब सामूहिक रूप से, सामूहिक भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अध्यापक पढ़ रहा है,
छात्र नहीं पढ़ रहे हैं तो अनुकरण वाचन भी नहीं हो रहा है, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे साथियों, फिर आदर्श वाचन। क्या हो रहा है, ये एक आदर्श वाचन हो रहा है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। आपने देखा होगा कि जो सेकंड पेपर होगा उसमें लेवल फर्स्ट में 40 प्रश्न शिक्षण विधियों के आने वाले हैं, तो शिक्षण विधियों का टेस्ट मिस मत किया करो। आपके 40 प्रश्न साइकोलॉजी के लेवल 2 में आने वाले हैं, तो साइकोलॉजी का टेस्ट भी मिस मत करो। 20 प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी के आते हैं, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो फिर भी साइकोलॉजी के टेस्टों को मिस मत करना। फर्स्ट ग्रेड में भी लगभग 30 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की बात है कि आप तैयारी कैसे करते हो साथियों। आपकी लापरवाही बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ योजना में उपयोग नहीं है? उद्देश्यों को परिभाषित करना, शिक्षण विधि व प्रतिनिधियों का चयन करना, दत्त कार्य का निर्धारण और नील पत्र का निर्माण। साथियों, जो दैनिक पाठ योजना होती है उसमें इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न नंबर 4 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा विकल्प है नील पत्र का निर्माण करना। ब्लू प्रिंट यहाँ पर प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दैनिक पाठ योजना बनाने के लिए ब्लू प्रिंट नहीं बनाया जाता है साथियों। तो चौथे प्रश्न में आपके चौथा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5, इकाई योजना को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? प्रिस्टोन को, प्रो एच.सी. मॉरिसन को, सैमफोर्ड को और रोजर बेकन को। साथियों, इकाई योजना, एक इकाई योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि उससे संबंधित जितने भी पाठ है सभी को एक साथ पढ़ाया जा सके। इसमें संपूर्णता पाई जाती है और एक इकाई में अधिकतम 6 दैनिक पाठ योजनाओं को और न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना को सम्मिलित किया जाता है। तो देखो, इकाई योजना जो है इसको शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन को जाता है, हेनरी क्लेव मॉरिसन को। इनको इकाई योजना का जनक भी कहते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6, फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है। फ्लैनल बोर्ड है ये ना, लेखन कार्यों के लिए श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु और फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। देखो, जो फ्लैनल बोर्ड होता है उस पर लिखते नहीं है, ना ही उसका प्रयोग श्रवण या सुनने के लिए किया जाता है, ना ही उस पर फिल्म पट्टिका का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उस पर चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है साथियों। अतः फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग चित्रों के प्रदर्शन हेतु किया जाता है। 6ठे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और CCE। देखो, यहाँ पर हम देखें CCE, यहाँ मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो साथियों CCE भी है। CCE भी मूल्यांकन का प्रकार है। निर्माणात्मक भी होता है जिसको हम रचनात्मक भी कह सकते हैं, योगात्मक भी होता है, लेकिन मानकता मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बल्कि मानकता तो क्या है? मूल्यांकन की विशेषता है। क्या है ये? मूल्यांकन की विशेषता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना और अनुभव बांटना व बातचीत। देखो, मौखिक रूप से आकलन करना है आपको, तो सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट तरीका पूछा जा रहा है साथियों। तो प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना तो स्मृति पर आधारित होता है। आपको मौखिक भाषा का आकलन करना है तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों वो होता है अनुभव बांटना व बातचीत करना। बच्चे अनुभव बांटेंगे, अपने अपने एक दूसरे से बातचीत करेंगे, आप उस चीज का आकलन करते हो तो वो ही मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है, इनमें से कोई नहीं तो हम हटा देंगे।
इनमें से कोई नहीं, हटा देंगे। यहाँ पर पूछ रहे उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? निदानात्मक परीक्षण कर लेना, ये तो आवश्यक है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण करेंगे तभी तो उपचार किया जाएगा। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, आवश्यक नहीं है। अब पहला या दूसरा, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना और शिक्षण विधि को स्थायी रखना। साथियों, दोनों ही विकल्प ये आवश्यक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये भी आवश्यक नहीं है, आप शिक्षण विधि बदल भी सकते हो। तो ये भी आपका उत्तर हो गया। विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, नहीं करना मतलब कोई भी गलती कर दे, बड़ी से बड़ी, क्या फिर भी आप उसकी अवहेलना नहीं करोगे? अब आप यहाँ पर दोनों ही विकल्पों को आपको सही करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में दो दो विकल्प तो आप सही कर नहीं सकते, तो आपको बेस्ट विकल्प का चयन करना है, और बेस्ट विकल्प है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। पहला विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां प्रश्न है, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार और 8 प्रकार। साथियों, जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसकी विधि के प्रकारों की संख्या होती है 2, एक तो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोद्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी वाक्य का प्रयोग, चित्र का प्रदर्शन, वस्तु का प्रदर्शन और पर्यायी कथन। देखो, कुसुम का मतलब फूल से लिया जाता है साथियों, तो फूल का आपको अर्थ स्पष्ट करना है, तो पर्यायी कथन और वाक्य प्रयोग, इन दोनों से बेटर चीजें दूसरे और तीसरे विकल्प में दे रखी है। चित्र प्रदर्शन और वस्तु प्रदर्शन, आपने देखा होगा कुसुम शब्द, कुसुम मतलब फूल, फूल शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि बुक्स में तो इसका आंसर दे रखा था चित्र प्रदर्शन, लेकिन साथियों इसमें आप फूल आराम से आसानी से हमें मिल जाते हैं कि भाई फूल इस प्रकार से, तो वो वास्तविक पदार्थ होगा जो सर्वाधिक अनुभूति करवाएगा, सर्वाधिक बच्चों को सीखना उससे होगा। अतः यहाँ पर वस्तु प्रदर्शन फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। बुक में हालांकि दूसरा दे रखा था चित्र प्रदर्शन, लेकिन मेरे अनुसार बता रहा हूँ तीसरा विकल्प होना चाहिए साथियों, वस्तु प्रदर्शन। प्रत्यक्ष है ना वो चीज, इसलिए फिर भी आप इस प्रश्न के लिए अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं। दूसरा या तीसरा किस पर जाना चाहोगे आप निश्चित रूप से हमें जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता है? विद्यालय शिक्षा की, मौन वाचन की, सस्वर वाचन की और अध्यापक के दंड की। भाई प्रारंभ में ही अध्यापक के दंड की तो नितांत आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक का दंड देना तो नकारात्मक है, वर्तमान में तो बंद ही कर रखा है इन चीजों को, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। शुरू में बालक मौन वाचन नहीं कर पाता है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। विद्यालय शिक्षा या सस्वर वाचन, साथियों राइट आंसर है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है स्वर के सहित किया जाने वाला वाचन ही सस्वर वाचन कहलाता है। अब सस्वर वाचन की सर्वाधिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बालक सामूहिक रूप से बोलता है तो उसको मजा आता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है साथियों। अतः सस्वर वाचन ही यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 12 में। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13, बालक वार्तालाप में निपुण कैसे हो सकते हैं? अधिक शब्द सीखकर, अच्छी पुस्तकें पढ़कर, लिखित अभ्यास से और बोलचाल के अभ्यास से। वार्तालाप का मतलब क्या हुआ साथियों? यहाँ पर वार्तालाप किया जा रहा है मतलब एक दूसरे से बातचीत की जा रही है, तो अच्छी पुस्तकें पढ़कर जी नहीं। यहाँ पर तीसरा, चौथा, पहला या दूसरा, साथियों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर बालक वार्तालाप में निपुण बोलचाल के अभ्यास से हो सकता है, क्योंकि बोलचाल का अभ्यास करेगा तो मतलब बातचीत कर रहा है मतलब वार्तालाप कर रहा है और उसी में उसको निपुण होना है। अतः चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14वें पर। 14वां प्रश्न देखते हैं। वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है मोंटेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेकार्ट विधि और रूपरेखा अनुकरण विधि। 14वें प्रश्न में सही उत्तर बताइएगा। सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि वर्ण की बनावट में कौन सी है? 14वें प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। साथियों प्रश्न नंबर 14 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा
मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में सरल से कठिन सिद्धांत का पालन किया जाता है वर्ण की बनावट में। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, व्याकरण के नियमों संबंधित दोष, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग और इनमें से सभी। देखो, लिख कर के जो कार्य किया जाता है उसमें त्रुटियों का जो प्रकार है, कई बार बच्चे मात्रा से संबंधित त्रुटि कर देते हैं, वर्ण बनाने से संबंधित त्रुटि कर देते हैं, कई बार बच्चे व्याकरण के नियमों से संबंधित त्रुटि कर देते हैं कि नियम लगना चाहिए लेकिन नहीं लगाया भी तो गलत लगा दिया। विराम चिन्ह का कई बार गलत प्रयोग कर लिया जाता है। अर्थात यहाँ जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी वाला, ये प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में और अभिनंदन सभा में। पुस्तकालय में तो मौन वाचन पर ही बल दिया जाता है, सर्वाधिक मौन वाचन ही होता है, ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। विद्यालय में भी आप मौन वाचन कर सकते हो, वाचनालय में और अभिनंदन सभा में। साथियों, कौन सा विकल्प यहाँ 16वें प्रश्न का सही उत्तर है, दूसरा या चौथा? तो देखो, वाचनालय और अभिनंदन सभा। साथियों, अभिनंदन सभा में किसी का यदि अभिनंदन करना है तो क्या मौन वाचन के माध्यम से अभिनंदन किया जाएगा? नहीं, बल्कि अभिनंदन कोई गीत वगैरह गा करके, शब्दों को बोलकर किया जाता है साथियों। अतः चौथा विकल्प जो है यहाँ पर मौन वाचन संभव नहीं है। चौथा विकल्प 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा और उक्त तीनों से। देखो, मौन वाचन का मूल्यांकन यदि आपको करना है तो आप पूर्ति परीक्षा का प्रयोग कर सकते हो, सत्य असत्य परीक्षा का प्रयोग कर सकते हो, बहुविकल्पीय परीक्षा का प्रयोग कर सकते हो। अर्थात उक्त तीनों के माध्यम से आप मौन वाचन का मूल्यांकन कर सकते हो। चौथा विकल्प आपके सही है। प्रश्न नंबर 17 में किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अब 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और ये जो मेहनत की जा रही है इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, मुदालियार आयोग की सिफारिशों ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपके एग्जाम में सही नहीं होता है। पहला, दूसरा या तीसरा विकल्प आपके सामने बचा हुआ है। यहाँ पर कौन से विकल्प पर जाओगे? देखो, CCE पर प्रभावी जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराना पड़ता है, छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है और छात्रों को नकल करने का कम अवसर मिलता है। प्रश्न को समझो, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो एक बार प्रश्न को पढ़ो वापिस, प्रश्न को समझो और फिर इसका सही उत्तर दो, क्योंकि आप प्रश्न को नहीं समझते हो, जल्दबाजी में गलत उत्तर कर लेते हो। साथियों, यहाँ पर जो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन है, इसके विषय में मूल्यांकन के लिए जो निबंधात्मक प्रश्न पद्धति है, निबंधात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें बालक स्वतंत्र होता है सवालों के जवाब देने के लिए, वो अपने शब्दों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो उसको जैसा लगता है उस हिसाब से उसका उत्तर दे सकता है। अर्थात इसमें छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर मिलते हैं। इसलिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण यही है। विकल्प 3 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन है। चौक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए, चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए,
चौक बोर्ड को साफ करने तो कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर चौक बोर्ड के उपयोग के संबंध में आपको दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य लग रहा है 20वें प्रश्न में। पहला कथन कह रहा है यहाँ पर चौक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए। एक समान मतलब एक जैसी साइज में लगभग, ठीक है, तो ये तो सही है, एक जैसा लिखना चाहिए। चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में भी लिखना चाहिए, यूं नहीं कहा एक शब्द यहाँ एक यहाँ लिख दिया, एक वहां लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं, ये भी सही है। चौक बोर्ड को साफ करने तो कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। भाई ये तो है आपके बायां कोना और ये है आपके दायां कोना, तो यहाँ पर इधर से लिखना चालू करोगे क्या, ऐसे लिखोगे? जी नहीं, इस प्रकार नहीं, बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है लिखना। तो चौथा विकल्प क्या हुआ साथियों, यहाँ गलत हो गया। चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना प्रारंभ करना चाहिए, ये चौक बोर्ड के उपयोग हेतु एक असत्य कथन है। फोर्थ विकल्प 20वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 21। चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए चित्रगत वस्तुओं का आकार, चित्रगत वस्तुओं के रंग, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र और इनमें से सभी। हम चित्रों का चयन करते हैं तो किस आधार पर चित्रों का चयन किया जाना चाहिए, 21वें प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है। उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला क्या वो चित्र है, ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखकर ही चित्रों का चयन करना चाहिए सहायक सामग्री के रूप में। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 22। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना और 1 व 2 दोनों। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ा गया है उसका उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सांस्कृतिक विरासत को बचाना। पर सांस्कृतिक विरासत को बचाना कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, उसके साथ बच्चों का मानसिक विकास भी हो, तो यहाँ दोनों ही विकल्प ये सही है। अतः पहला व दूसरा, चौथा विकल्प में जो दे रखा है 1 व 2 दोनों, ये आपका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 23 है, विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को अंशों में तोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, विषय वस्तु के अंशों को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, ज्ञात विषय वस्तु से अज्ञात विषय वस्तु की ओर बढ़ा जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि एग्जाम में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प एक तरफ हम हटा देते हैं साथियों। यहाँ पर इसका आंसर चौथा तो नहीं होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प सही रहेगा? विश्लेषण का मतलब क्या होता है साथियों? एक एक तथ्य को देखना। तो इसमें अंशों को जोड़कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें विषय वस्तु के जो अंश होते हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके, मतलब उनको अलग अलग अंशों में तोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, ताकि बच्चों को एक एक चीज के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। विकल्प 1 आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आज के सेकंड लास्ट मतलब 24वें प्रश्न की ओर। साथियों इसके पहले के सभी टेस्ट देखने के लिए वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे टेस्ट उस प्लेलिस्ट में मैंने जमा रखे हैं। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 24 है, मॉन्टेसरी की समस्त विधियां आधारित है, करके सीखने पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, हस्तपरक अनुभव पर आधारित है और क्रिया आधारित अधिगम पर आधारित है। देखो मैडम मारिया मॉन्टेसरी नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है शिक्षण विधियों में। इनकी जो समस्त विद्या है, हो सकता है आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन सही लगने के बाद भी आपको किसी एक विकल्प का ही चुनाव करना है, तो सबसे बेस्ट विकल्प जो है उसका आपको चुनाव करना पड़ेगा प्रश्न नंबर 24 में। साथियों मॉन्टेसरी की समस्त विद्या बालक इसमें करके भी सीखता है, ज्ञानेंद्रियों पर भी आधारित है, हस्तपरक अनुभव भी मिलते हैं और क्रिया आधारित अधिगम भी होता है, लेकिन इनकी समस्त विधियां का एकमात्र जो स्रोत है वो है ज्ञानेंद्रियां। मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए उसे सिखाने के लिए, तो इनकी समस्त विधियां किस पर आधारित है? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। दूसरा विकल्प आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है, गंभीर वाचन तथा द्रुत वाचन यह दोनों किसके भेद है?
सस्वर वाचन के भेद है, आदर्श वाचन के भेद है, मौन वाचन के भेद है या अनुकरण वाचन के भेद है। देखो, गंभीर और द्रुत, गंभीर का मतलब गंभीरता पूर्वक बिल्कुल सीरियसली होकर के कोई चीज पढ़ना, द्रुत मतलब तीव्र गति से पढ़ना। साथियों, ये दोनों ही जो प्रकार है ये सस्वर वाचन के या अनुकरण वाचन के या आदर्श वाचन के भेद नहीं है, बल्कि ये मौन वाचन के भेद है। मौन वाचन का मतलब मन ही मन में बिना होठों को हिलाए चीजों को पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। विकल्प 3 आपके 25वें प्रश्न में सही रहेगा। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ साथियों। आपके पूरे के पूरे 100 टेस्ट में एग्जाम से पहले करवा दूंगा, तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा। पात्रता परीक्षा के लिए तो आप इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़ के रहिए, भले आप किताबें भी मत पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं कि आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे पात्रता के लिए। तो इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आप लगातार जुड़कर रहिए, टेस्टों को अटेंड करिए, बस यही मेरी एकमात्र शर्त है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।